हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीजीटी और टीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला नंबर थ्योरी टॉपिक उसको कवर करेंगे और ये एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, फालतू की बातें ना करते हुए मैं आपको टॉपिक समझाना स्टार्ट करता हूँ। इस टॉपिक में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, सबसे पहले आती है, अब देखो कॉन्ग्रुएंट मॉडलों में क्या होता है। लेट एन बी अ नंबर, एक नंबर है, ठीक है, ओके। एंड टू फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन से, ए कोमा बी, आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो विद एन होंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन एन डिवाइड्स ए माइनस बी। एन क्या करता है, ए माइनस बी को डिवाइड करता है। ये डिवाइड करने का तरीका ऐसे लिखा जाता है कि 4 डिवाइड्स 8, तो 4/8 लिखा जाएगा। 4 डिवाइड्स 8 ऐसे लिखा जाएगा, और 4 नॉट डिवाइड 7 तो ऐसे लिखा जाएगा। 4 नॉट डिवाइड 7 यानी 4 8 को डिवाइड करता है, यानी 4 7 को नहीं डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, n जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है। अच्छा, इसका मतलब अगर n जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है, यानी a माइनस बी बाई एन क्या हो जाएगा, किसी नंबर k के इक्वल होगा। और k इज क्या हो सकता है, k इज एनी इंटीजर हो सकता है। ठीक, कोई भी इंटीजर होता है, के कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक, तो यानी a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, एन के लिखेंगे, तो a इज इक्वल्स टू बी प्लस एन के बचेगा। यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे लिखा है 5 1 मॉडुलो 4। इसको लिखने का एक और तरीका, इसको लिखने का एक और तरीका है a कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो ऐसे n। इसका मतलब आपने लिखा यही है, ये दोनों चीजें सेम है। अब आपने इस तरह से लिखा, ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो 1 प्लस 4k के इक्विवेलेंट है। अब k की वैल्यू क्या क्या होगी आपके लिए, k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 0 भी हो सकती है, तो 0 भी हो सकती है। ठीक, अच्छा, 0 होने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पे k की वैल्यू सिर्फ 1 ही पॉसिबल है जिसपे ये इक्वल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ क्या वैल्यू मिली, 1 मिली। ठीक, अच्छा, कभी भी एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए 6 लिख दिया, ठीक, मॉडुलो 4, तो यहाँ पे 6 जो है वो 4 से बड़ा है, तो आप 4 से बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हमेशा ऐसा नंबर लिखेंगे जो 4 से छोटा हो। कुछ ना कुछ टेक्निक लगाइए, कुछ ना कुछ लगाइए, इसको छोटा करिए। तो देखो कैसे छोटा हो सकता है, जैसे 5 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 के लिखा हुआ, क्योंकि यही तो फॉर्मेट आएगा, 5 इज टू 6 प्लस 4 के। तो k इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख लें, k इज इक्वल टू 1 से इसका काम चल जाएगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 प्लस 4 4 के लिख लें, तो यानी 2 प्लस 4 1 प्लस के हो जाएगा। 1 प्लस के भी तो एक इंटीजर ही कहलाएगा ना, तो इसका मतलब ये भी नया इंटीजर, यानी फॉर्मेट तो वही आ गया ना। तो यानी ये बदल करके क्या लिखा जा सकता है, 5 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 2 एंड ये 4। बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यहां से एक बन सकता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन बना दे। क्वेश्चन क्या बना सकता है, पहला कि वो ऐसा क्वेश्चन बना देता कि हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो दे रखा है, क्या दे रखा गया है, पहली बात हमारे पास दे रखा 5 इज इक्वल टू 7 मॉडुलो 3 दे रखा है। तो ये क्या हो सकता है और किसके इक्विवेलेंट हो सकता है, ऐसे ऑप्शन दे देता A B C D करके, बोल रहा है कि ये किसके इक्विवेलेंट हो सकता है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट हो सकता है आकर के आपका 1 के, ठीक, फिर क्या इक्विवेलेंट हो सकता है, मान लो 2 के, है ना, और ये हो सकता है आपका 3 और नन ऑफ दिस NOT। इसमें से किसके इक्विवेलेंट हो सकता है ये बताना है, तो बहुत आसान है बताना है। ठीक, तो यानी क्या बचेगा हमारा 5 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 के। अब देखो इसके अंदर कितने 3 हैं, यहाँ पे 6 प्लस 1 3 के लिखा जा सकता है। अब देखो हम लोग काम करते हैं 1 और यहाँ पे
3 कॉमन ले लेंगे, k प्लस 2। अगर k इंटीजर है, इफ k इज एनी इंटीजर, तो क्या हो जाएगा, k प्लस 2 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सीधी सी बात है, यानी 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 3m बचा। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 1 मॉडुलो 3 लिख सकते हैं, ये आ गया। तो अब इतना कब तक आप ये थोड़ा ना कॉपी पे करते बैठोगे, तो आपको तो इसमें तो टाइम लगने वाला है। तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, 3 से इसको डिवाइड करना है, तो जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। ठीक, दैट इज 1। यानी यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करने का टेक्निक चल रहा है, यानी रिमाइंडर फाइंड करने के, ये डिवीजन एल्गोरिथम होती है ना, ये तो डिवीजन एल्गोरिथम होता है, डिवाइड करने के लिए यही तो चीजें होती है ना। ठीक, तो आपको डिवीजन के फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे बी जो है वो रिमाइंडर है, यानी रिमाइंडर पता करने के लिए कॉन्ग्रुएंट मॉडलों की जरूरत होती है। ठीक, रिमाइंडर पता करने के लिए कॉन्ग्रुएंट मॉडलों की जरूरत होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास दिस। ठीक है, ये एक सवाल बन सकता है। पहली बात, यहाँ पे क्या क्या सवाल पूछ सकता है, देखो पहली बात कॉन्ग्रुएंट मॉडलों की डेफिनेशन पूछ सकता है कि अगर आपके पास n है, a माइनस बी को डिवाइड कर सकता है, तो उसको और कैसे लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो। या अगर ये दे रखा तो उसको और कैसे लिख सकते हो, उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये है कि जो n है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है। या फिर अगर ऐसा लिखा तो उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इतनी बात है। दूसरी बात कि अगर कोई कॉन्ग्रुएंट मॉडल दे रखा गया तो वो किसके इक्विवेलेंट हो सकता है ये बताएगा, और यहाँ पे हमेशा बड़ा दे देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ा दे, और क्या क्या चेंजेस होंगे उन सब चीजों की बाद में थोड़ा सा बात करेंगे, अभी सिर्फ इतनी बात आई। फिर यहाँ पे एक और बात निकल के आ रही है, क्या कि डिवीजन एल्गोरिथम तो पहले ही अपने को एक क्या बताती थी कि जो जीसीडी होगा, किसका जीसीडी, जीसीडी ऑफ किसका, ए कॉमा बी जो है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा सॉरी ए कॉमा एन जो है वो क्या होगा, जीसीडी ऑफ बी कॉमा एन की। जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन जो होगा जीसीडी ऑफ बी कॉमा एन की होगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिए, अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रुएंट मॉडल ठीक है, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट मॉडल क्या है, गलत लिखा हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने ऐसे लिख दिया 6 इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 मॉडुलो 3, ये लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जीसीडी ऑफ 6,3। तो इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है, जो दोनों को सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो, तो 6 को भी 2 डिवाइड कर सकता, 6 को क्या कर सकता है हमारा, देखो 3, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ गया, 3 आ गया। चलो ठीक है, दोनों को डिवाइड कर सकता है, बड़े से बड़ा नंबर। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 1 और 3, 1 और 3 का तो 1 ही रहेगा। तो क्या ये बराबर है, जीसीडी ऑफ 6,3 इज नॉट इक्वल टू जीसीडी ऑफ 1,3। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो गलत लिखा हुआ है, सही नहीं है, ये सही नहीं है। सही नहीं है तो कैसे सही नहीं, 6:1 + 3 के। ठीक, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता 6:1 + 3 के फॉर्मेट में आ जाए। ठीक, इसको नंबर का फॉर्मेट समझो, 1 + 3 के फॉर्मेट हो ही नहीं सकता भाई, कुछ भी कर लो। ये 5 3 का मल्टीपल कैसे हो सकता है, 1 इधर लिया माइनस कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो यानी ये इंटीजर वैल्यू कभी आएगी नहीं, और हमें तो के कैसा चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो यानी कि ये कंडीशन समझनी चाहिए हम लोगों की, जीसीडी जो होगा इसका और इसका जीसीडी क्या होगा, ऑलवेज होगा। तो यानी एक और सवाल बनता है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो टू बी है, ऐसे एन पे है ना, मॉडुलो एन में ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन में ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जीसीडी ऑफ ए और एन जीसीडी ऑफ बी और एन के इक्वल होगा। ये बात हमारी बन के आ गई। अब थोड़ा सा और सोचते हैं और क्या चीजें इसमें बन सकती हैं। अब देखिए, मान लीजिए ए लिखा हुआ है बी के मॉडुलो एन में, ठीक है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन लिख रखा है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, बी प्लस एन के हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, बोथ साइड एक सी ऐड कर देते हैं, तो बी प्लस सी हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये एन के एज इट इज पड़ा रहेगा। यानी यहां से पता चला कि ए प्लस सी दैट विल बी बी प्लस सी मॉडुलो एन, ये पता चला हम लोग। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है हम लोगों के पास, ये पहली प्रॉपर्टी इफ दिस, तो ये एक प्रॉपर्टी पता चली। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा, इसी चीज को अगर हम पकड़े फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इक्वेशन 1 से बात करते हैं तो क्या बचेगा तुम्हारा कि a
इज इक्वल टू बी प्लस एन के दे रखा है। तो एक काम करते हैं, बोथ साइड सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी कोई भी नंबर होगा तो के इंटू सी, है ना, ये के ऐसे के इंटू सी। अच्छा के क्या है, इंटीजर है। सी कोई भी नंबर हो, सी जैसा भी नंबर होगा, सी होगा क्या, कोई भी नंबर हो, तो सी इंटू इंटीजर। अब सी ऐसा मत लेना कि वो क्या बोला, वहां पे हम लोगों ने ए बी जो लिए गए थे वो पॉजिटिव इंटीजर लिए गए थे, तो यहाँ पे सी भी जो लिया जाएगा सी इज कोई इंटीजर ही लिया जाएगा। और इंटीजर इंटू इंटीजर, इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर से करोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, फिर से इंटीजर मिल जाएगा। अगर इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर से करोगे तो वापस क्या मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा। यानी बी डॉट सी एन इंटू एन, ये इंटीजर है, एम बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ए डॉट सी ये पता चला, ए डॉट सी कॉन्ग्रेंट मॉडुलो टू बी डॉट सी, और ए कॉन्ग्रेंट टू बी डॉट सी मॉडुलो एन बोलेगा। ठीक है, ये बोलेगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारे सामने निकल के आती हैं कि ये ऐसा होगा। अब देखो क्या इनसे वापस जाया जा सकता है, देखते हैं। हाँ, इनसे अगर वापस जा सकता है कि नहीं, तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखो। जब भी आप इसको देखो तो आप इसको इस फॉर्मेट में तुरंत लिख दो, देखते ही तुरंत लिख दो इसको। अब देखो सी बोथ साइड से कैंसिल आउट हो गया, ए बी प्लस एन के, यानी ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एन। हाँ ये तो ठीक है, ये तो कन्वर्स फॉलो करता है। लेकिन यहां पे देखते हैं, जैसे देखा हमने वैसे बी डॉट सी प्लस एन के लिख दिया। ठीक, अच्छा तो अगर मैं बोथ साइड सी से डिवाइड कर दूं तो सी से जहां मैंने डिवाइड, यहाँ पे इक्वल टू होगा, तो यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सी आ जाएगा बाई सी। और के बाई सी की क्या गारंटी है, के बाई सी की क्या गारंटी है कि वो ऑलवेज क्या हो, इंटीजर रहे। वो ऑलवेज इंटीजर नहीं रहेगा, यानी के बाई सी नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, के बाई सी इंटीजर बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भैया कॉन्ग्रेंट मॉडुलो, ये कॉन्ग्रेंट नहीं हो पाएगा। तो यानी कि यहां से एक बात निकल के आती है, रिजल्ट ये आता है कि अगर ये ऐसे दे रखा है तो आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, लेकिन अगर ऐसे दे रखा है तो उससे वापस नहीं आ सकते, आप उससे वापस नहीं आ सकते। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो एक और बात उठ के आती है, यहीं से एक और प्रॉपर्टी उठ के आती है, उसको नोट कर लेते, देखते हैं क्या प्रॉपर्टी नोट करके आती है भाई, कि अपने पास दे रखा है ए कॉन्ग्रेंट मॉडुलो टू बी, ऐसे एन दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये कहते हैं कि भाई साहब काम करो कि ए इक्वल टू बी प्लस एन के जो दे रखा गया है, इस पे इसको ए टू द पावर के और बी टू द पावर के मॉडुलो एन लिखेंगे, ये इसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, चलो होगा, बता दिया उन्होंने तो होगा, लेकिन यहां से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो इसके होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टी है तो उसका प्रूफ भी होगा। ठीक, प्रूफ होगा तो देखते हैं कैसे हो पाएगा इसका प्रूफ। अब सोचने की बारी आई, तो ए इंटू ए करते हैं भाई। मान लो ए करना है तो ए इंटू ए, तो बी प्लस एन के, ए तो पहले से क्या ले रखा था, बी प्लस एन के ले रखा था, इंटू ए हो जाएगा, तो ये तो ए स्क्वायर होगा, ये बी प्लस एन के होगा। अच्छा ये क्या है, बी प्लस एन के पहले से ही है। अच्छा चलो ये बी इंटू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा। बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ क्या जाएगा, देखो ये बी एन के प्लस एन बी के प्लस एन स्क्वायर के स्क्वायर, तो सब में देखो क्या मिल रहा है, एन कॉमन मिल रहा है, बी के प्लस यहाँ पे बी के प्लस एन के स्क्वायर। अच्छा कुछ भी कर लो ये आएगा तो इंटीजर, क्योंकि एन भी क्या है, इंटीजर है, के भी क्या है, हमारा इंटीजर है। तो इस केस में क्या होगा, ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू ऐसे चला गया। ठीक, मॉडुलो एन लिख लिया, क्योंकि ये तो इंटीजर हो गया ना, तो जब ये स्क्वायर हो रहा है तो क्यूब भी होगा, इसी तरह से पावर 4 भी होगी, इसी तरह से पावर के भी होगी। लेकिन अपोजिट हम नहीं कह सकते कभी, लेकिन इसका उल्टा नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा बच्चे। सॉरी बच्चे नहीं बोलना चाहिए मुझे, अब मित्र है हमारे। बच्चे से याद है, हम खुद बच्चे हैं अभी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर मान लो कि तुम्हें ऐसा लगे कि ए इंटू बी इंटू सी मॉडुलो एन दे रखा, और आपको लग रहा है कि हाँ जरूरत है, आपको लग रहा हाँ की जरूरत है
कि ये सी हटाना है, तो सी भैया ऐसे नहीं हटेगा कि ये ऐसे लिख लो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कैसे हटेगा उसको ढूंढते हैं, ठीक है। तो उसको ढूंढते हैं, तो हटेगा ऐसे, क्या क्या हटा तो देंगे, चलो कह देंगे हटा देंगे, और हम मॉडलो ऐसा लगा देंगे कि n अपॉन GCD ऑफ C ऑफ n, C और n से, उससे हम ऐसा काम करा लेंगे, GCD ऑफ C और n से डिवाइड कर लेंगे, तब ये इसके बराबर आ सकता है, अदरवाइज ये इसके बराबर नहीं आ सकता। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लिख रखा गया था 6 इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो टू 4, 4 कहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा 4, यहाँ पे लिख लेते हैं या ऐसे लिख लेते हैं 13 इज कॉन्ग्रुएंट, 13 गड़बड़ हो जाएगा, 10 लिख लेते हैं, या लिख लेते हैं 24 इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो टू 4, ऐसे 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 10 पे दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब अपन लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये 6 इंटू 4 लिखा जा सकता था, ये 4 इंटू 1 लिखा जा सकता था, ये मॉडुलो 10 हो गया। अब एक काम करते हैं, 4 हर जगह से गायब कर देते हैं, मॉडुलो 10 GCD ऑफ ये 4,10 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब मॉडुलो 4,10 में दोनों का GCD क्या होगा, 2 होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 4 और 10 दोनों को डिवाइड कर 2, 2 5 को डिवाइड कर 2 10 को डिवाइड करेगा तो 5 बचेगा। तो पहले समझो, पहले और बाद में फर्क क्या आया, इसी में सारी कहानी जुड़ी हुई है। पहले फर्क आया 24 इज टू 4 प्लस 10 के लिखा था, फिर 6 इज टू यहाँ पे 1 प्लस 5 के लिखा, के यहाँ पे कितना है 2 के लिए, और के यहाँ पे कितना है 1 के लिए, के यहाँ पे कितने के लिए 2 के लिए, और के यहाँ पे कितने के लिए है 1 के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसे K1 कर लेते हैं मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो यहाँ पे बात करते हैं A डॉट सी इज टू बी डॉट सी प्लस एन के लिखेंगे, अब C से कर देते हैं डिवाइड, ठीक। तो ये जो K है ना, ये उसी समय पॉसिबल हो पाएगा, K C से कब डिवाइड हो पाएगा, जब K और C का कोई GCD मिल जाए, है ना, कोई GCD मिल जाए और उसी से उठा के उसको K को यहाँ पे सॉरी है ना, यहाँ पे बात समझिएगा C, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिल जाए N और C का कोई GCD मिल जाए, बस वो किसी ना किसी तरह से N को खत्म कर देगा और यहाँ पे हमारे पास नया वापस नया N आ जाएगा, जिसकी हेल्प से हम लोग लिख लेंगे। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि ये कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो किसके इक्विवेलेंट होगा। जैसे एक और बना लेते हैं, सवाल बनाते हैं, उसके बाद बारे में सीखते हैं। बनाते हैं, मान लीजिए कर लेते हैं 44, 4 मॉडुलो 10 लिखते हैं, तो बोलना किसके इक्विवेलेंट होगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 और 1, यहाँ पे 5 बचेगा ना, क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्या था 4 इंटू 11 4 इंटू 1 मॉडुलो 10 GCD ऑफ 10,4, ठीक। तो 4 इक्वल टू 1 मॉडुलो 5, तो ये भी पूछा जाता है सकता है इस सवाल से, ये किसके इक्विवेलेंट है, ठीक। तो क्या आ गया 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5 पे हो गया। बात समझ में आई, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। लीनियर कॉन्ग्रुएंस अब क्या होता है, अब कहते हैं कि ऐसा है भाई, ऐसा है कि अब एक इक्वेशन दे दो, ये b मॉडुलो n, अब कहते हैं x ढूंढो, कहते हैं x को ढूंढ लो, तो ठीक है x को ढूंढते हैं, एग्जांपल समझते हैं हम लोग आकर। अगर हमारे पास मान लो 4 लिखा, यहाँ पे x लिखा है और x इज 1 मॉडुलो 3 लिखा हुआ, तो सीधा सीधा हमें तो पता है x इज टू 1 प्लस 3 के लिखा जाता है, और k क्या है इंटीजर है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है x के लिए, अगर किसी का मन किया k 1 रख दिया तो k उसने 0 रख दिया, तो 1 तो है ही है, k इंटीजर रखना, ध्यान रखें, k किसी ने क्या रख दिया 1 रख दिया, तो यानी 4 मिल गया। k किसी ने क्या किया, k किसी ने क्या किया, k किसी ने 2 रख दिया, तो यहाँ पे 7 मिल गया। k किसी ने क्या किया,
के किसी ने रख दिया -1 रख दिया, -1 पे भी काम चलेगा, तो ये माइनस यानी क्या हो गया तब आकर के आपके पास -2 बन गया। ठीक, तो x के इतने सारे सोल्यूशन है, x के इतने सारे सोल्यूशन है। तो बात समझिएगा, यहां से अगर -2 से मिल रहा है, ठीक, तो यानी अगर मेरे पास लिखा है यहाँ पे आकर के, कभी भी लिख दें आकर के कि यहाँ पे लिख दिया -2, ठीक, तो -2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारा, है ना, -2 मॉडुलो 3, तो कुछ नहीं करना, यानी ये 1 के इक्विवेलेंट होगा तुम्हारा। ठीक है, 1 के इक्विवेलेंट होगा, है कि नहीं। अब देखो आगे एक और बात आती है कि भाई कोई तो कंडीशन होगी कि x के सोल्यूशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई कंडीशन होनी चाहिए x के सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं, ऐसी कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या है कि भाई मान लीजिए मेरा इक्वेशन है ax b मॉडुलो n, तो जीसीडी ऑफ a, n, जीसीडी ऑफ a, n क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए b। अगर जीसीडी ऑफ a, n डिवाइड करता है b को, तो ऐसे में सोल्यूशन पॉसिबल होंगे, अदरवाइज सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे। ऐसे में सोल्यूशन पॉसिबल होंगे, अदरवाइज सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे। एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। एक एग्जांपल अपने पास दे रखा गया है, तो जीसीडी ऑफ 3,12 क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ 3,12 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और 3 कभी भी 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 3 कभी भी 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या मिला, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। या देख लेते हैं 3x + 1 = 12, के लिखा हुआ है, के की वैल्यू क्या रख दो, कभी भी आपने रख दी, मान लीजिए क्या रख दी, के की वैल्यू हमने रख दी 0 रख दी, तो 1/3 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 1/3, तो x 1/3 आ गया, तो ऐसा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है अपने पास। ठीक है, तो फिर अगर हमने मान लिया रख दिया k2 रख दिया, तो k1 रख दिया, तो k1 रखने के बाद क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 3, तो x ये जो नंबर आएगा ना, तो ये x जो होगा ना, ये तो सोल्यूशन 13/3 आ गया। तो ऐसा सोल्यूशन नहीं आएगा, सोल्यूशन ऑलवेज क्या आएगा, इंटीजर्स में ही सोल्यूशन होंगे। x के जो सोल्यूशन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, इंटीजर्स में ही होंगे, नॉन इंटीजर सोल्यूशन उसका नहीं होगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ये बात भी क्लियर है। अब एक और बात देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे रखा गया है 7x1 मॉडुलो 22, तो जीसीडी ऑफ 7,22 कितना मिलेगा, 1 डिवाइड करता है 1 को, 1 डिवाइड्स 1, तो यस सोल्यूशन होंगे। अब कितने होंगे ये नहीं पता हमको, इन्फिनिटी भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। अब जरा सोल्यूशन निकालने का तरीका देख लेते हैं। इसी का मान लो सोल्यूशन निकालना, तो 7x + 1 22 के, तो के की वैल्यू क्या कर दो, के की वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। 0 से काम, 0 पे क्या आ जाएगा तुम्हारा आकर के यहाँ पे 1/7, तो ये तो सोल्यूशन नहीं हो पाएगा तुम्हारा। अच्छा, फिर अगर और क्या देखें हम लोग, क्या रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, रख देते हैं हम लोग 2 रख देते, 1 रखते हैं, तो 1 पे भी काम नहीं चलेगा। 2 रख देते हैं, 2 पे भी काम नहीं चलेगा। 3 रख देते हैं, 3 पे काम चलेगा क्या, 3 पे भी काम नहीं चल रहा है। ऐसा ढूंढो जिस पे काम चल जाए हमारा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 22 लिख रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। k इज गोस टू -1, k इज गोस टू -1 पे देखो काम चलेगा, तो यानी क्या आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे -21, तो x की वैल्यू क्या आएगी -3। ठीक है, ये हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है। तो इस तरह से किसी भी एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ले रखा है 4x1 मॉडुलो 9 लिख रखा है, तो इसको 4x + 1
9 के लिख देंगे। तो के की वैल्यू सबसे पहले क्या कर डालें, 0 रखें, कोई फायदा नहीं। 1 रखते हैं तो 1 पे कितना 10 आ जाएगा, तब भी कोई फायदा नहीं है। 2 रखते हैं, अच्छा 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 3 रखते हैं, 3 पे काम चल गया, के इज इक्वल्स टू 3 पे काम चल गया है। के मायने नहीं रखता, के आपको यहाँ पे कोई मायने नहीं रख रहा, के क्या है आपको मायने मतलब है एक्स से। तो ये क्या बचा 28, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लीनियर कॉन्ग्रुएंसी ये सब चीजें समझ गए होंगे बहुत कायदे से। अब देखते हैं और क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। अब देखिए अगली आती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। देखो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अपने पास मान लीजिए कोई 3-4 इक्वेशन दे दे हमें, जैसे मान लीजिए दे दे x इज a1 मॉडुलो m1 दे दे, ठीक है, x इज a2 मॉडुलो m2 दे दे, x इज a3 मॉडुलो m3 दे दे, ऐसे करके दे दे। तो हमें चाहिए कि तीनों से जो कंबाइंड एक इक्वेशन बनेगी ना, वो कंबाइंड इक्वेशन निकाले जो ऐसे सोल्यूशन रखे जो जिसमें तीनों के सोल्यूशन पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढते क्या हो सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दे रखा है x इज इक्वल्स टू 1 मॉडुलो 3, x इज इक्वल्स टू 2 मॉडुलो 4, x इज इक्वल्स टू 3 मॉडुलो 5। तो इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। पहले वाले क्या क्या सोल्यूशन पॉसिबल होंगे, जो भी सोल्यूशन होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे हमारे आकर देखते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1 + 3 के, तो सबसे पहला सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा आकर के, भाई इसके सोल्यूशन पॉसिबल क्या क्या हो जाएंगे। एक तो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसा करके बहुत सारे मिल जाएंगे। 4 भी मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, 2 रख देंगे तो 7 मिल जाएगा, ठीक है, और 3 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 3 9 और 10 मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल्स टू 2 + 4 की, तो 2 + 4 के में जब 0 रखा तो 2 मिला, 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 10, देखो एक कॉमन सोल्यूशन मिला। इस तरह से आगे और कॉमन सोल्यूशन मिलेंगे। फिर इस तरह से यहाँ पे बात करें x इज इक्वल्स टू 3 + 5 के, ठीक, तो यानी क्या हो जाएगा, x प्लस कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे करके 1 रखेंगे तो 8 मिलेगा, पहला यानी 0 रखेंगे 3 8, फिर उसके बाद क्या हो सकता है 2 रखेंगे तो 13 मिलेगा, फिर 3 रखेंगे तो 15 3 18 हो जाएगा। तो हमें ऐसे सोल्यूशन ढूंढना पड़ा, फिर पता नहीं तीनों में कॉमन कौन सा मिलेगा। तो ऐसे तो हम दिन रात पता नहीं कब जाकर कोई कॉमन मिले। तो हमें ऐसा ढूंढना, ऐसा इक्वेशन बना लो कि जो ऐसा कॉमन सोल्यूशन मिले तीनों को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक, तो ऐसा कॉमन इक्वेशन ढूंढ लेते हैं और तीनों को सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले m ढूंढना जाता है, कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है, m1 m2 m3 का प्रोडक्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं m1 निकालते हैं। m1 क्या होता है, m1 जो होता है वो m/m1 होता है, ये स्मॉल m1। फिर m2 निकालते हैं, वो क्या होता है m/स्मॉल m2। m3 निकालते हैं, वो m/स्मॉल m3। फिर उसके बाद x लिखते हैं, वो क्या होता है a1 इंटू नया x बनाने जा रहे हैं, वो क्या होता है a1 और ये m1 का इनवर्स मॉडुलो 3 पे चलते हैं, m1 पे चलते सॉरी, ठीक। फिर a2 m2 का इनवर्स मॉडुलो 2 पे चलते हैं, फिर a3 m3 का इनवर्स मॉडुलो m3 पे चलते हैं, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद बात करता हूं मैं कि भाई मेरे इनवर्स निकाल लो, तो मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि इनवर्स के बिना कैसे काम चलेगा। जैसे मान लो मुझे 2 का इनवर्स चाहिए मॉडुलो 3 पे चाहिए, चलो 2 का इनवर्स मॉडुलो 3 पे, तो कुछ नहीं लिखो, 2y इज इक्वल्स टू 2y कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए 5 का इनवर्स ढूंढना है मॉडुलो 3 पे, तो कुछ नहीं है, 5y इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 पे, ठीक। फिर तो क्या बचेगा, 2y 1 + 3k बचेगा। अब k की वैल्यू अगर अपन लोगों ने क्या रख दी, k की वैल्यू कौन सी ऐसी काम आएगी जो इससे डिवाइड हो जाए, वो वाली वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहली वैल्यू क्या मिलेगी, 3 पे, 1 पे भी काम हो रहा है, तो y इक्वल्स टू 2 मिल गया, 2 का इनवर्स 2 आ गया,
भाई अगर हम 1 रख देंगे तो 3 प्लस 1 4 आ गया, तो यानी 2 हो गया। और जो भी नंबर आएगा वो नंबर होगा इस 3 से छोटा ही ना, 3 से बड़ा नंबर हम ढूंढ नहीं सकते भाई। जब हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन ढूंढना है तो जो भी नंबर आए, ये y जो आएगा, जो 2 का इनवर्स, ये 2 का इनवर्स है, जो 2 का इनवर्स आया तो उसका मतलब वो तो रहेगा 2 से छोटा ना। अच्छा फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5y = 1 + 3 की हो गया। अब मेरे भाई क्या ढूंढ ले, 3 पे रख, k 3 पे देखो y = 2 आ गया, यानी इसका इनवर्स भी क्या आ गया 2 आ गया तुम्हारा। तो कोई भी इनवर्स निकालना तो बहुत आसानी से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब इसी इक्वेशन का हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं इक्वेशन पे और देखते हैं। बहुत ही चूरन है, देखिए भाई हम लोग इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो क्या बचेगा हमारा m1 कैपिटल M जो होगा इन तीनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई अगर ढूंढे तो कितना बचेगा 60 बचेगा। अब कैपिटल M1 क्या हो जाएगा, कैपिटल M1 60 को 3 से डिवाइड कर दो 20, 3 M1 क्या है 3 है ना, फिर कैपिटल M2 4 से डिवाइड कर दो 15, फिर कैपिटल M3 क्या कर दो 5 से डिवाइड कर दो तो 12 बचेगा। यानी x a1 कितना, a1 है 1 इंटू m1 कितना है, m1 है 20, और ये 20 का इनवर्स चाहिए इनको, दे देते हैं अभी इनवर्स इनको, मॉड 3 हो गया, बहुत बढ़िया। फिर क्या चाहिए फिर a2 कितना है 2 है हमारा, तो लो भाई 2 ले लिया हमने। और क्या है तुम्हारा आकर के, वो किसके बराबर है तुम्हारा, अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया, जब 15 लिखना और 15 का इनवर्स देना, दे दिया हमने 15 का इनवर्स, अभी निकाल के देंगे इनको, ठीक 4। और क्या बचेगा अपना 3, a3 कितना हो गया 3 हो गया, a3 कितना 3 है। फिर कितना है हमारे पास आकर के यहाँ पे हमारा आ गया था 12, फिर 12 का इनवर्स चाहिए, चलो अभी देते हैं इनको, 12 का इनवर्स भी लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा मॉड 5 आ गया। तो मॉड 3 पे 20 का इनवर्स चाहिए, तो मॉड 3 पे 20 का इनवर्स यानी 20y = 1 + 3k, है ना, ऐसा लिख देंगे। तो भाई नंबर ढूंढना है, किस पे आ जाएगा, ये ऐसा नंबर ढूंढ लो कि जो सारी कहानी अपनी 20 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम ढूंढे 1 ऐड करना है तो 13 3 जा 39 प्लस 1 40 को 20 से डिवाइड करें तो y की वैल्यू 2 आ गई, यानी 2 मिल गई जो कि 3 से छोटी वैल्यू है, तो बस खत्म का। तो भैया यहाँ पे मिल गया अपने को 1 × 20 × 2 मॉडलो 3 भी चल रहा है। अच्छा 15 का इनवर्स ढूंढना है, तो 15y = 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब ढूंढते हैं, तो यानी कि अगर हम बात करें 5 लाना है तो 15 वाला चल रहा है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे आकर के 15 से डिवाइड करना ना इसको, ठीक है चलो 28 अगर ये हो जाए 28 + 1, लेकिन काम नहीं चलेगा, +1 चाहिए हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें 11 कर देते, 11 कर देंगे तो k को 11 कर दे तो 44 + 1 यानी 45, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा तो सोचना ही पड़ेगा। तो 45 यानी 3 आ गया इसका, तो ये 30 × 3 यानी 90 मॉडुलो 4 प्लस, और यहाँ पे जो फाइनल बचता है वो मॉडुलो क्या जाता है कैपिटल M, ठीक। तो यानी ये क्या बचेगा मॉडुलो 60 चल रहा है। अच्छा फिर क्या बचेगा 12 इनवर्स, 12 का इनवर्स यानी 12y क्या बचेगा 12y 1 + 5k, 1 प्लस क्या बचेगा 5k। अब इसको ऐसा ढूंढना है तो ढूंढते हैं, कुछ दे देते हैं इसको, 1 रखने से काम नहीं चलेगा, 2 रखने से काम नहीं चलेगा, 3 रखने से 15 बिल्कुल नहीं काम चलेगा, 4 रखने से बिल्कुल काम नहीं चल रहा है, 5 रखने से बिल्कुल नहीं चल रहा है, 6 रखने से बिल्कुल नहीं चल रहा, 7 रखने से काम चल गया, 3 आ गया, है ना, 7 रखने से 35 + 1 36 और 3 आ गया, यानी 36 × 3 मॉडुलो 5। ये बात समझ में आई। अच्छा अब देखो, तो यानी ये 120 नहीं, 1 × 20 यानी 40 बचा, 40 को मॉडुलो 3 लेना चाहिए, 40 को अगर मॉडुलो 3 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 40 मॉडुलो बचेगा 3, इसका मतलब बचेगा 1, बहुत अच्छी बात है। फिर 90 को मॉडुलो 4 से करना है, तो 90 को मॉडुलो 4 दे देते हैं। आई एम सॉरी, मैं छोटी सी लाइन मिस्टेक कर गया हूँ कि ये जो मॉडुलो लगता है ना, ये जो मॉडुलो लगता है
ये इनवर्स पे ही सिर्फ लगता है, ये जो मॉडुलो लगता है सिर्फ इनवर्स पे लगता है, ऐसा लगता है। ठीक, तो यानी यहाँ पे मॉडुलो का खेल हो चुका है खत्म। यानी यहाँ पे बचेगा 40 + 90 + 8 और यहाँ पे 108 और इसको करना है मॉडुलो 60 कर देना है। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी 30। देखो ये 130 और 130 को 60 डिवाइड करेंगे 10 रिमाइंडर बचेगा, 108 हो गया, 108 मॉडुलो 60। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 128 आ गया, क्या सॉरी 118 मॉडुलो 60, ये 60 से बड़ा है, इसको छोटा करते हैं, इसको छोटा ढूंढते हैं, छोटा क्या बचेगा इसका, छोटा हो जाएगा इसका आकर के 58, क्या बचेगा 58 मॉडुलो 60। तो ये हमारी क्या बनी, फाइनल इक्वेशन बन गई, ऐसी इक्वेशन जो दोनों के सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर डालेगी। ठीक है, जो इन तीनों के सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक, तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से पूछा जाता है कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, या इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अभी तक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम तक कर लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको बोरिंग लगने लग जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आइलर इक्वेशन है, आइलर फंक्शन है ना, आइलर फंक्शन हम लोग कर लेंगे, टाउ फंक्शन कर लेंगे, सिग्मा फंक्शन कर लेंगे, डिवाइजर्स निकालना सीखेंगे, रिमाइंडर निकालना सीखेंगे, लास्ट डिजिट निकालना सीखेंगे, लास्ट 2 डिजिट निकालना सीखेंगे, फॉर्मेट थ्योरम करेंगे। तो ये सब कंप्लीट करके हम लोग इसको नंबर थ्योरी को कंप्लीट कर डालेंगे। तो 2 वीडियो और बनेंगे जिसके थ्रू नंबर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स उसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि भाई मैंने कोई वीडियो डाली है। ठीक, और मैं रेगुलरली एक वीडियो कम से कम अपलोड करूँगा, ताकि आपका इससे फ़ायदा हो सके और तैयारी अच्छी चले, आपकी भी और सबकी। और अगर किसी को असाइनमेंट्स चाहिए, इसके असाइनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद असाइनमेंट यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा अपने। ठीक है, अपने हाथ के बनाए हुए असाइनमेंट होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।